अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस लॉ और ये हमारा आज का दूसरा सेशन है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने अभी शुरू किया और इसके एसेंशियल्स हमारे जारी हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले, क्योंकि अभी ये शुरू से सवाल शुरू हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो मैं क्वेश्चन भी लिख दूं ताकि सर ये बात पूछनी थी, ये नोट्स में नहीं है? नोट्स ही तो आएंगे, आपको कोचिंग से नोट्स मिल जाएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेकर जो लिखना चाहता है फिलहाल वो लिख ले, नहीं तो सेंटर से ले ले जाके इसके नोट्स। ठीक है। ओके सर। लेकिन असल में बच्चों की अलग अलग किस्में होती हैं ना, हर साल बच्चे हमें नए नए मिलते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बीइंग एज अ टीचर, ज़ाहिर है कि मैं एक स्टूडेंट भी तो रहा हूँ पहले, और फिर एक तकरीबन 10-12 साल से मैं बीकॉम के लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो कुछ आप याद करेंगे सब कुछ लिखें, पहले नोट्स अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं, उसके बाद उसको याद करें। मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ, मना करता हूँ कि नोट्स से डायरेक्ट कुछ भी याद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक रजिस्टर खरीदना चाहिए। नोट्स खरीद लें भले, लेकिन उसको पहले अपनी राइटिंग में लिखें और फिर उसको याद करें। डायरेक्ट नोट से याद करना कामचोर बच्चों की निशानी है। ये बच्चे कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर पास नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा, माशाल्लाह से अच्छे खासे बच्चे थे ऑनलाइन, अभी कुछ और गायब हो गए, अभी आ जाएंगे शायद थोड़ी देर में। तो जो लोग हैं ज़रा, क्लास दोबारा स्टार्ट हो गई है, एक मैसेज कर दें अपने ग्रुप्स में। अच्छा, डिफाइन। तो ज़रा अपने रिजल्ट भी बता दिएगा, जिसका नंबर आया है वो भी बता दे, जिसका नंबर नहीं आया है वो भी बता दे। सर हमारी क्लास में से किसी का भी नहीं हुआ शो। कहाँ से, आप कहाँ से बात कर रही हैं? गुलशन कैंपस। जी अच्छा, किसी का भी नंबर शो नहीं हुआ? नहीं सर, पार्ट ए नो के सर। हैं। अच्छा सेक्शन ए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको उसकी वजह बता दूं। एक मिनट, एक मिनट एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स। आपको पता है हर साल क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। हर साल ये होता है कि जो हमारा बॉटम कैंपस है वहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चों का नंबर आता है। बॉटम के बच्चे कुछ ऑनलाइन है इस वक्त मौजूद। बॉटम वाले बच्चों का ज़्यादा नंबर शो होते हैं हर साल में। ये मेरा नहीं आया। बस अल्लाह खैर करेगा, अभी क्या कर सकते हैं, जिसका आया नहीं आया। अच्छा, अपना नाम तो बताते ना साथ में। फरिया, आपका क्या हुआ? सर मैंने तो साइंस से इंटर किया था और मेरी परसेंटेज भी अच्छी थी 78, और हैरत है इसमें फुल पेपर करके आई हूँ और मेरे से एक सीट छोड़ के पीछे की दो लड़कियां जो 1 घंटे में 1.5 घंटे में चली जाती थी उनको पास कर दिया और मेरा आया ही नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, मैं ओह, बिलीव ही नहीं कर पा रही कि अच्छा, जस्ट पास मार्क्स के लायक भी नहीं है। 78 परसेंटेज वाला बंदा जस्ट पास के लायक भी नहीं है। सर चले बहुत कंट्रोल, गलत किया है वैसे इन लोगों ने। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं, कम से इंशाल्लाह। कम पासिंग मार्क्स तो देने चाहिए। मैं इतने नहीं, बुरे पेपर भी नहीं हुए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। असल में चेकिंग के भी इश्यूज होते हैं ना, बीकॉम लेवल पे चेकिंग के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन तो सर क्या हमें रीचेक करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। रीचेक का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। मैं 9-10 में करा चुकी हूँ, मुझे पता है, कोई फायदा नहीं होता। अपने कॉलेज का सिर्फ नाम पैसे बताइए। खाने के। नहीं, अब मैं गया तो ये भी उड़ जाएंगे। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज ब्लॉक 16 में मैंने लिया, लेकिन मैंने इंटर सर सैयद से किया है। सर सैयद सर, अभी बीकॉम में आपने गुलशन में लिया है? नहीं, मैंने यहीं पे अपने घर के करीब ब्लॉक 16 में जो कॉलेज है ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ लिया है। ठीक है ठीक है। और कोई? अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, हिना आपका सर कौन जो सा? मेरा है वो गुलशन 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 कॉलेज ब्लॉक 7। अच्छा अच्छा, गुलशन कॉलेज, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि सर बहुत मेरी ज़्यादा क्लास में से गुलशन कॉलेज में से जो है ना सिर्फ एक दो लड़कियों का जो है ना शो हुआ है, सिर्फ एक दो लड़कियों का, बाकी किसी का नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि कॉलेज का ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। बकौल
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे सर सैयद कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं इनकी ज़्यादातर बच्चों को पास होने का चांसेस बड़ा ज़्यादा होता है। वल्लाह आलम, मुझे इसका इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, सर ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं होता, मेरी फ्रेंड मुझसे ज्यादा कम उसकी थी और पिछले साल उसने बीकॉम पार्ट 1 के पेपर दिए और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। 60% थी इंटर में, कहाँ पे? वो क्लियर हो गई और मैं रुक गई। बेटा ये आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, टीवी वगैरह चल रहा है, कुछ चल रहा है। चलें बहरहाल, अल्लाह सबको कामयाब करे, मेरी दुआ है। हम टॉपिक की तरफ जाते सर हैं। सर शेख जैद की भी 3-4 लड़की हैं, मेरी अपनी फ्रेंड है, उनका भी नहीं हुआ। मतलब वो जाहिर बहुत अच्छी हैं, पढ़ने वाली बहुत अच्छी हैं सर। उनके जो है ना मतलब कि A+ आते थे। असल में बात ये है, सर मैं भी शेख जायद की हूँ, मेरा क्लियर हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही। चलें बहरहाल, तो बात ये है कि बस अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे और आप सबको कामयाब करे, तो दुआ ये। और बहरहाल आपकी कॉपी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई फेल करने का सोचे भी तो उसकी हिम्मत ना हो। लेकिन बहरहाल ये 18.2% आई है अगर पासिंग रेशो, तो जाहिर है कि 82% जो बच्चा है वो तो फेल ही हुआ है ना, तो 82% तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये कोई ये रूटीन है, कभी 16 और कभी 9% भी रिजल्ट आया है बीकॉम ने का, ठीक है। खैर हो गई, आप लोग इस बार और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, लेकिन बहुत तवज्जो दें और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ सवाल ज़रूर याद करें और बहरहाल अल्लाह कामयाब करे। नसीब भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने खुद भी बीकॉम दिया था और मेरी बीकॉम पार्ट 1 में 81% आई थी। तो अब आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि 81% बीकॉम लेवल पर लाना कितना मुश्किल होता है। आप लोगों को जब आपके हाथ में वो आएगी ना आपकी मार्कशीट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी बीकॉम पार्ट 2 में 74 हो गई थी, 74.3। उसकी वजह ये थी कि बीकॉम पार्ट 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि थोड़ा तवज्जो से पढ़ लें, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हेडिंग थी एसेंशियल की। दूसरी हेडिंग है टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, आई अ बायर एंड अ सेलर। यानी कि कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, ठीक है ना। एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, कम से कम दो पार्टीज का होना लाजमी है सेल्स की कॉन्ट्रैक्ट टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड दे मस्ट बी competent to contract. To effect a contract of sale, there must be a person who sells or agrees to sell the goods. One person cannot act as a buyer and seller. भाई टू पार्टीज मतलब क्या, कम से कम दो पार्टीज को होना लाजमी है। जब कोई चीज़ एक बंदा खरीद रहा है, दूसरा बंदा जो है वो बेच रहा है, फरिया अपने जज्बात को काबू में रखे हैं और इंशाल्लाह देखें। कॉपीज एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता, मैं समझता हूँ 3 जगह रिकॉर्ड होता है कॉपीज का। लेकिन ये है कि अब सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई है, कराची यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है। बारह दो पार्टीज होने चाहिए, दो अलग अलग पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक ही बंदा बायर और सेलर तो हो नहीं सकता कि वो खुद ही खरीद रहा और खुद ही बेच रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पागलपन हो जाएगा। तो ये इसके अंदर बताया गया कि दो पार्टीज शुक्र पहले दो पार्टीज का होना लाजमी है। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, property here means ownership. A mere transfer of possession of the goods cannot be termed as sale. There must be a transfer of general property as distinguished from special property in goods from the seller to the buyer. If A owns certain goods, he has general property in the goods. If he pledged them with B, B has special property in the goods. ठीक है।
तो इसमें क्या बताया गया कि इसेंशियल एक लाजमी चीज़ ये भी है कि एक बंदा बेचने वाला होगा, दूसरा बंदा खरीदने वाला होगा, तो और मिल्कियत भी एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर होगी। ये जो मिल्कियत होती है ये भी एक बंदे के से दूसरे बंदे के नाम पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद है गुड्स। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स में क्या है कि कोई भी सामान बेचा जा रहा हो, सामान का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामान नहीं होगा तब भी इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक बंदे से दूसरे बंदे को सामान दिया जा रहा हो। The next heading is price. The price for the contract of sale called price must be money. और कीमत क्या होनी चाहिए? इसकी कीमत सिर्फ पैसा होना चाहिए। इसेंशियल नंबर 5 ये कह रहा है कि भाई अगर कोई चीज़ खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसके अंदर एक तरफ पैसे का होना ज़रूरी है और दूसरी तरफ गुड्स का होना ज़रूरी है। यानी कि एक तो ये है कि पैसा बेचा और खरीदा जा रहा हो, ठीक है ना। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना। एक तरफ व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर द गुड्स इट इज नॉट द सेल बट अ बार्टर। यानी कि अगर सामान के बदले सामान दिया जाए तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहते बल्कि बार्टर कहते हैं। BARTER, बार्टर कहते हैं। ये सामान एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे को हैंड ओवर कर दिया गया। सही थी। Sale and agreement to sell, a contract of sale when there is immediate transfer of property in goods from the seller to the buyer and called an agreement to sell when the seller undertakes to transfer the property afterwards, but both are binding on the parties. Sale and agreement to sell, ठीक है जी। यानी जब फौरन एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पर प्रॉपर्टी हो रही हो तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन अभी एक मुआहदा तो हो रहा है, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता बल्कि एग्रीमेंट टू सेल होता है। ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलिए। फॉर्मेलिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज होती है दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। इन तमाम फॉर्मेलिटीज का पूरा होना जरूरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक बंदा बेच रहा हो और दूसरा बंदा उसको खरीद रहा हो। एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी किस्म का जो मुआहदा होता है
उसके अंदर ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना लाजमी होता है। ठीक है जी, एक बंदा ऑफर कर रहा हो और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट कर रहा हो, so the offer and acceptance are mandatory not only in this contract but in every contract. ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है? सामान को डिलीवर करना एक बंदे से दूसरे बंदे को। ठीक है जी, सामान को डिलीवर करना एक बंदे से दूसरे बंदे को। ये भी क्या होता है? ये भी इसके अंदर लाजमी होता है कि हैंड ओवर ऑफ द गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट ऑफ राइट्स इन लम सम, ठीक है ना? पेमेंट जो है वो भी आपको फौरन करनी चाहिए, कम से कम ये जो इंस्टॉलमेंट है वो ये बोल देनी चाहिए, अदरवाइज आपको फुल पेमेंट करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए और सामान रिसीव कर लेना चाहिए। ओरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ही बताया गया कि भाई कोई भी हो लेकिन होना लाजमी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपने में पढ़ा था, जो लेट आए तो रिवीजन होगा तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में क्या था? नॉर्मल दिमाग होना ज़रूरी है, ठीक है ना, और समझ में चीज़ों को आना ज़रूरी है, कानूनी होना ज़रूरी है, बहुत सारी इसमें बातें। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो आप खरीदो फरोख्त करें उसमें कानूनी होना ज़रूरी है। कोई भी गैर कानूनी चीज़ इसमें खरीदी और बेची नहीं जा सकती। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आखिरी भी, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो 2 सवाल आज हमने पढ़ लिए और ये है कि तैयारी करें भरपूर। कोई भी बात अगर आप पूछें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए बस आज के एंड करते हैं। वक्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।